Welcome students to my channel. I am Neeti Bhardwaj, and in this video we will be going ahead with the same chapter, the first four of independence for class 8th, and it is DAV syllabus. I have already told you about that in my previous video. Today we will be doing the subtopic causes of the revolt of 1857. Students, there were 5 causes for this. First, political causes, and political causes are related with administration. एडमिनिस्ट्रेशन मतलब किसी भी जगह को, किसी स्टेट को या प्रिंसली स्टेट को जैसे या किंगडम को जो रूल करना, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना, जो गवर्नमेंट के काम होते हैं, गवर्नमेंट कैसे चलनी है, दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन. सो जो उससे रिलेटेड कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम्स थी जिनकी वजह से जो किंग्स थे या प्रिंस जो थे, इंडियन प्रिंसेस जो थे, दे वर एंग्री. तो वो जो रीजंस आएंगे रिवोल्ट के, दे आर नोन एज पॉलिटिकल कॉजेस. सेकेंड इज इकोनॉमिक कॉजेस. These are related with money matters. Now, whichever policies made by the British East India Company for the Indians harmed the Indians. Those policies angered the Indians, because of which they were losing their livelihood. तो पैसे की वजह से, पैसे से जहां नुकसान हो रहा था जिन पॉलिसीज की वजह से इंडियंस को, वो जितने भी कॉजेज हैं वो सारे आएंगे इकोनॉमिक कॉजेज के अंदर. एंड देन इज सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज. सोशल कॉजेज में इस तरह के पॉइंट्स होंगे जो हमारी एक सोसाइटी में कुछ कस्टम्स थे, कुछ ट्रेडिशंस थे, हर एक सोसाइटी के होते हैं. तो जब कोई उनसे इंटरफियर करता है तो किसी को भी वो अच्छा नहीं लगता. तो ऐसे जो कॉजेज थे जिनकी वजह से इंडियंस को गुस्सा था ब्रिटिशर्स के ऊपर, वो होंगे सोशल कॉजेज. और रिलीजियस कॉजेज वो कॉजेज हैं जहां पर ब्रिटिश पॉलिसीज या ब्रिटिश लॉज जो थे वो इंडियंस के रिलीजन्स के साथ इंटरफियर कर रहे थे. कुछ हमारी रिलीजियस ट्रेडिशंस होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, जहां पर ब्रिटिश पॉलिसीज हमारी उन रिलीजियस फीलिंग्स के साथ एक तरह से इंटरफियर कर रहे थे. तो वो वाले कॉजेज जो होंगे दे विल बी रिलीजियस कॉजेज. नेक्स्ट, नंबर 4 इज मिलिट्री कॉजेज. दीज आर रिलेटेड विद soldiers. Whatever problems were faced by the soldiers economically or treatment wise, because of which they were angry, those causes will be under this heading, military causes. Now, immediate causes are those causes, I have written there, some sudden particular incident. अब जितने भी फर्स्ट 4 आपने causes इसमें पढ़े हैं, ये जो headings हैं, because of all these reasons Indians were angry. When I say Indians, it means common people, different sections of Indian society, Indian kings, princes, everybody was angry. और बहुत देर से ये गुस्सा उनके मन में भर रहा था, and they were boiling with this anger. लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे थे. बट सडनली मान लीजिए कोई ऐसा पर्टिकुलर इंसिडेंट हो जाता है अचानक, जिस वजह से वो गुस्सा जो है वो फूट पड़ता है और लड़ाई शुरू हो जाती है. तो इस तरह के जो कॉजेज होते हैं उन्हें हम बोलते हैं इमीडिएट कॉज और इमीडिएट कॉजेज. सो इन दिस वीडियो वी विल बी टेकिंग अप वन टाइप ऑफ कॉज, दैट इज पॉलिटिकल कॉजेज. नाउ पॉलिटिकल कॉजेज में जो कॉजेज हैं, दैट इज फर्स्ट, feeling of enmity against the British. Now, as you know that British were exploiting Indians. They were trying to bring more and more areas under their control. और इसके लिए उन्होंने
different policies बनाई, different laws बनाई, which were not just, but it was okay with them if those laws or policies benefited them. तो उन्हीं laws और policies के थ्रू, उन्हीं की हेल्प लेकर ब्रिटिशर्स ने कई ऐसी स्टेट्स थी जिनके जो पॉलिटिकल अफेयर्स थे उनमें इंटरफियर करना शुरू कर दिया था. और बिकॉज ऑफ दैट द मेनी किंग्स एंड princes were against them and they were angry with them. So when this revolt happened, so that feeling of enmity against the British among the Indian kings and princes, it came to the fore, it came to the front. मतलब वो एक तरह से फूट पड़ी और उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट इस रिवोल्ट में पार्ट लिया. इनमें जो फेमस नेम्स, दे वर बहादुर शाह जफर, तात्या टोपे ऑफ ग्वालियर, रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी, नाना साहेब ऑफ कानपुर. दे हैड पर्सनल एनमिटी अगेंस्ट द ब्रिटिश. तो उसकी वजह से उन्होंने इस रिवोल्ट में पार्ट लिया. नेक्स्ट इज एंगर अमंग कॉमन पीपल. We have already discussed in the previous video that Britishers had only one aim, that they wanted to exploit Indian wealth and Indian people. They were torturing people, or from a very long time, since a very long time, people were very angry because of that exploitation, and when they got this chance, then they jumped into this revolt to throw away this foreign exploitation. That means the rule of the British. Number 3 reason is doctrine of lapse. Now this is a policy which was introduced by Dalhousie. Now according to this policy, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, इसका मतलब समझ लीजिए पहले आप. देयर वर मैनी किंग्स, इंडिया वाज रूल्ड बाय मैनी किंग्स, देयर वर डिफरेंट किंगडम्स, डिफरेंट स्टेट्स. और ये जो पॉलिसी बनाई थी डलहौजी ने, ये बनाई ही इसीलिए थी कि उनको पता था कि अगर हम इसको एनफोर्स कर देंगे इस पॉलिसी को, तो उनके पास ये बहुत चांस हो जाएगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा किंगडम्स को और प्रिंसली स्टेट्स को ब्रिटिश कंट्रोल में ले सकते थे. कैसे ले सकते थे? अब इस पॉलिसी का ये मतलब था कि इफ एनी इंडियन किंग डिड नॉट हैव अ नेचुरल हेयर, HEIR, एयर, जिसे हम कहते हैं ना उत्तराधिकारी. जैसे राजा है तो राजा के बाद कौन है जो उसकी जगह लेगा, गद्दी पे बैठेगा? नेचुरली जो उसका बेटा होगा. तो जो बेटा होता है, अपना बेटा होता है, ही इज नोन एज नेचुरल हेयर टू द थ्रोन. तो इसलिए ब्रिटिश लोगों ने ये पॉलिसी बनाई कि इफ एनी इंडियन किंग डिड नॉट हैव अ नेचुरल हेयर, मतलब अगर किसी का अपना कोई बेटा नहीं है तो दे कुड नॉट अडॉप्ट अ सन. This freedom was not given to them. They could not adopt a son, and when that king died, then his kingdom would be taken over by the British. आपको मैं सिंपल उसमें समझाती हूँ दोबारा से कि अगर मान लीजिए किसी राजा का अपना बेटा नहीं है, तो वो हो सकता है ना कि किसी के बेटे को गोद ले ले और अपना बेटा बना ले और उसको डिक्लेयर कर दे प्रिंस कि मेरे मरने के बाद ये मेरी जगह लेगा. लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, इंडियन किंग्स वर नॉट फ्री टू डू दैट. दे कुड नॉट डू दिस. और जब उनकी डेथ होगी तो अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी उनका जो किंगडम था वो ब्रिटिश लोगों के कंट्रोल में आ जाएगा. तो वो लैंड ब्रिटिश लोगों की हो जाएगी. नाउ व्हेन दिस पॉलिसी वाज इम्पोज्ड, so naturally Indian kings were worried. They were full of fear that their kingdoms will go out of their
hands. So that is why they also took part in this revolt, because they were angry with the British. Next is snapping of compensation to the kings by the British. Now snapping of compensation, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए compensation क्या होती है. Now compensation is like an amount paid to someone for some favor. अब यहाँ पे जो फेवर है वो क्या था कि इंडियन किंग्स ने छूट दे रखी थी ब्रिटिश ऑफिशियल्स को, या कुछ ब्रिटिश ऐसे उनको लोगों को, ऑफिशियल्स ही थे, कि उनका कुछ शेयर होगा उनके किंगडम की गवर्नमेंट में. अब उस शेयर के बदले में, यानी कि शेयर होने का मतलब क्या है, दैट द ब्रिटिशर्स कुड इंटरफियर इन द मैटर्स ऑफ देयर गवर्नमेंट. उनके जो व्यूज थे उनको भी किंग सुनेगा जब भी उसने कोई पॉलिसी बनानी है अपनी गवर्नमेंट की. तो इस तरह से ब्रिटिशर्स हैड अ शेयर इन द गवर्नमेंट ऑफ सम किंगडम्स. अब ये शेयर जो किंग्स ने दिया था ब्रिटिशर्स को, उसके बदले में ब्रिटिश जो लोग थे, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको किंग्स को कॉम्पेंसेशन देती थी, यानी कि एक तरह से उनको पे करती थी मनी. तो किंग्स वर गेटिंग दैट मनी, दे वर हैप्पी विद दैट, और इसलिए वो ब्रिटिशर्स को छूट दे रखी थी उनकी व्यूज को मानने की. अब क्या किया ब्रिटिशर्स ने, दैट दे स्नैप्ड दैट कॉम्पेंसेशन. स्नैप का मतलब उन्होंने सडनली उसको खत्म कर दिया. तो कॉम्पेंसेशन वाज स्टॉप्ड, बट दे कंटिन्यूड टू हैव दैट शेयर इन द गवर्नमेंट ऑफ दोज किंगडम्स. जिस शेयर के बदले में, जिस गवर्नमेंट में शेयर के बदले में कॉम्पेंसेशन देते थे, वो शेयर तो ब्रिटिशर्स ने अपने पास रखा, लेकिन जो कॉम्पेंसेशन उसके बदले में देते थे उसको बंद कर दिया. तो इस वजह से जो किंग्स थे, दे वर वेरी एंग्री, वेरी डिस्टर्ब्ड. दैट इज व्हाई दे टुक पार्ट इन दिस रिवोल्ट. एंड मेनी पीपल थिंक, या मेनी हिस्टोरियंस थिंक, दैट Indian kings would never have taken part in this revolt if this compensation was not snapped. कि अगर उनको ये पैसे मिल रहे होते ना, तो शायद वो कभी भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ना लड़ते. एक तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी बना दी, ऊपर से वो कॉम्पेंसेशन भी स्नैप कर दी, स्टॉप कर दी. तो दैट वाज पॉलिटिकल रीजन, बिकॉज ये सारी चीजें गवर्नमेंट से रिलेटेड ही आ रही है. नेक्स्ट इज वायोलेशन ऑफ ट्रीटीज बाय द ब्रिटिश. नाउ ब्रिटिश East India Company had signed many treaties with Indian princes and kings. इसमें से एक थी ट्रीटी जिसे कहते थे सब्सिडियरी अलायंस. सब्सिडियरी अलायंस का मतलब था कि ब्रिटिश लोग, जो ब्रिटिश थे, वो अपनी आर्मी जो है वो किसी इंडियन किंग या किसी नवाब या किसी प्रिंस के किंगडम में उसको लैंड दी जाती थी. मतलब उस ट्रीटी के अकॉर्डिंग किसी भी इंडियन राजा को, किंग को या नवाब को लैंड प्रोवाइड करनी पड़ती थी ब्रिटिश आर्मी को रहने के लिए. और ब्रिटिश आर्मी की जो मेंटेनेंस थी, मेंटेनेंस के लिए जो पैसा लगता था वो भी देना पड़ता था, मेंटेन करके रखना पड़ता था उस आर्मी को, नवाब को या किंग को. तो ब्रिटिश लोगों के एक्सपेंसेस तो खत्म हो जाते थे, उनको कोई खर्च नहीं करना पड़ता था. तो ये इस वजह से होता था कि ब्रिटिश लोग कहते थे कि जब भी कभी उस नवाब को, जिसने कि मेंटेन कर रहा है जो ब्रिटिश लोगों की आर्मी को, अगर उसको जरूरत पड़ी तो वो आर्मी ब्रिटिश लोगों की हेल्प करेगी उसे. तो ऐसी ही एक ट्रीटी जो थी, वो ब्रिटिशर्स ने अवध का जो नवाब था, अवध विच इज नोन एज लखनऊ दीज डेज, तो उसके नवाब के साथ भी एक ऐसी ही ट्रीटी की थी उन्होंने, और सब्सिडियरी अलायंस जिसे कहते थे. बट लेटर ऑन द ब्रिटिशर्स टुक ओवर हिज स्टेट. उन्होंने उसकी जो स्टेट थी अवध की, उसको उस पर कब्जा ही करने की कोशिश की, कब्जा ही कर लिया, ये कहकर कि तुम्हारी जो गवर्नमेंट है इट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली. तो इस वजह से नवाब को उन्होंने जब कब्जा कर लिया उस पर, उसको टेक ओवर कर लिया अवध को, तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने नवाब को
एग्जाइल कर दिया एक तरह से, यानी कि देश निकाला दिया, अपनी स्टेट से निकाल दिया और उसको भेज दिया कैलकटा और अवध को कंट्रोल कर लिया। तो इस तरह की जो ये ट्रीटीज थी जो ब्रिटिशर्स ने की हुई थी, तो जब भी उनका दिल करता था दे यूज टू ब्रेक देम अकॉर्डिंग टू देयर कन्वीनियंस। अगर उनको ठीक लगता था कि ये ट्रीटी करी हुई है तो चलती रहनी चाहिए, जहां पे उनको फायदा हो रहा है, जब उनको लगता था इस ट्रीटी से हमें अब कोई फायदा नहीं है, तो वो ट्रीटी को अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अपने बेनिफिट के लिए तोड़ भी देते थे। तो इस तरह से जिन भी किंग्स के साथ, नवाब के साथ उन्होंने अपनी ट्रीटीज को तोड़ा था, तो दे वर ऑल्सो एंग्री विद देम। दैट इज वाई दे ऑल्सो टुक पार्ट इन दिस revolution, in this revolt against the British. So these were the political causes: feeling of enmity against the British among Indian rulers, then anger among common people because of their exploitation by the British, then doctrine of lapse, which filled the Indian kings with fear that their kingdoms would be taken over by the British after their death because they did not have any natural heir. Then snapping off compensation to the kings by the British, but they kept their share in their governments. Then violation of treaties by the British according to their own convenience. So I explained these points. Hope you understood them. Let's wait for the next video.